वेलकम बैक। आपको बताएं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़बान की लुकनत या हकलाहट से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन के मनाने का मकसद आवाम को ज़बान की लुकनत या हकलाहट का शिकार अफराद की परेशानी का एहसास दिलाना है और इस मर्ज़ के बारे में शऊर बेदार करना है। हकलाहट या ज़बान की लुकनत ने लोगों की ज़िंदगियों, स्कूल के ज़माने की मुलाजमतों और माशरती ज़िंदगी को किस तरह से मुतासर किया है, इस हवाले से हम सब के पास ज़रूर किसी न किसी की कहानी मौजूद होगी। मुतासर अफराद को इससे निपटने, दूसरों की जानिब से मजाक उड़ाए जाने की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और दुनिया भर में इन अफराद की तादाद 7 करोड़ से ज़ायद है। ज़बान की हकलाहट होती क्या है, क्यों होती है, क्या इसका कोई हल भी है, आज भी होता है, इस पर हमने आज बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमना मलिक, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इस दिन को मनाने का मकसद हमने शेयर किया कि अवेयरनेस क्रिएट करना है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए कि जो हकलाते हैं या डिफ़िकल्टी होती है जिन्हें बोलने के लिए। तो इसकी रीजंस पर अगर हम बात करें तो आमना, ये मसला दरपेश क्यों आता है किसी बच्चे को? स्टैमरिंग की मुख्तलिफ रीजंस हैं। सबसे पहले तो हम हेरिडिटरी देखते हैं, यानी कि जीन्स। बहुत दफा ऐसा देखा गया है बहुत से केसेस में कि जिनको ऑलरेडी जिनकी फैमिलीज में स्टैमरिंग एग्जिस्ट करती है, उनके चांसेस बाकी लोगों से ज्यादा हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, साइकोजेनिक स्टैमरिंग जिसको आप कहते हैं, उसकी वजह से भी जो स्टैमरिंग है वो हो सकती है। और इससे हटके एक रीजन जो है वो इसकी ये भी है कि क्वाइट स्टैमरिंग को अगर आप देखते हैं तो किसी भी हादसे के बाद दरपेश कोई भी अगर हादसा होता है उसके बाद आपको स्टैमरिंग जो सकती है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज के बाद आप अक्सर जो है वो स्टैमरिंग के कंसर्न्स देखेंगे। राइट। तो हमना ये भी बताइएगा कि कुछ लोग जो हैं अपने मिड लाइफ, आपने बताया कि किसी हादसे के बाद इसका शिकार हो जाते हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से, लेकिन क्या अंडर कॉन्फिडेंस होने की वजह से भी इस बीमारी का शिकार हुआ जा सकता है? उसमें इमोशंस का डायरेक्टली स्टैमरिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन स्टैमरिंग की वजह से आप जो अंडर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। इसीलिए स्टैमरिंग स्टडी करते हैं उसकी, जैसे आप वजह की बात कर रहे थे या सिम्टम्स की भी बात कर रहे थे, तो उसमें यही देखा जाता है कि आपके प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं और साथ ही स्टैमरिंग के सेकेंडरी सिम्टम्स भी होते हैं, जिसमें अभी जो आपका सवाल है कॉन्फिडेंस का ना होना, सेल्फ एस्टीम कम होना, इन सब चीजों की वजह से सेकेंडरी बिहेवियर्स भी आ रहे होते हैं। सो इमोशन आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि कुछ जो बच्चे होते हैं बचपन में हकलाहट का शिकार होते हैं और जो ही वो बड़े होते हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं, बेहतर बात करना शुरू कर देते हैं, ऐसा कैसे होता है? ओके, सो जो भी आपका क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंटल स्टैमरिंग। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि बचपन में स्टैमर करते हैं और अगर हम एविडेंस देखें तो 95% बच्चे जो हैं वो 4 साल की उम्र से पहले ही हकलाहट का शिकार हो जाते हैं। और ये जो आपको बढ़ता है, जैसे वो बड़े होते हैं, जो ट्रेंड चेंज होता है, वो ठीक भी हो जाते हैं, उसकी वजह ही यही होती है कि डेवलपमेंटल स्टैमरिंग और चाइल्डहुड स्टैमरिंग ऐसी एक स्टैमरिंग है जो कि बड़े होने के साथ अगर बचपन में काम ठीक तरीके से हो जाए और आप अर्ली इंटरवेंशन जाए तो बुढ़ापे में स्टैमरिंग आपको खत्म होती हुई भी दिखाई देती है। बट दिस इज जस्ट, और अगर आपको ऐसा महसूस हो कि 6 माह हो गए हैं और बच्चे की स्टैमरिंग ठीक नहीं हो रही है, तो फिर उसमें हम कहते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग थिंग भी है और हो सकता है कि फिर हम स्टैमरिंग को, तो हमारा सोल्यूशन क्या है? अगर कोई बच्चा स्टैमर कर रहा है और टाइम भी हम देख रहे हैं कि इतने टाइम तक वो खुद से ठीक नहीं हुआ और मजीद जो उसकी हकलाहट है उसमें इजाफा भी हो रहा है और वो मुश्किलात का शिकार है, तो इसका इलाज क्या है? कुछ थेरेपीज होती हैं जिनसे जो है वो इलाज मुमकिन है या फिर इस चीज़ से निकला जा सकता है? जी बिल्कुल, स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो है वो मुख्तलिफ थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं और सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है, फ्लुएंसी को बेहतर किया जाता है, क्योंकि जो स्टैमरिंग है वो रवानगी का ही मसला है। लोग बोल तो लेकिन रवानगी में मसाइल होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम प्राइमरी सिम्टम्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं या फिर हम जो भी पेशेंट है उसको इतना काबिल बना देते हैं कि वो उसको बेहतर तरीके से कोप अप कर सके, सिम्टम्स के साथ ही जिंदगी को गुजार सके। सो तो आमना, ठीक है, इसका सोल्यूशन ये है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको बहुत लाइटर लेते हैं। स्टार्ट में जिस तरह से हमने कहा कि सब बच्चे ही स्टैमर कर रहे होते हैं अक्सर अगर हम देखें तो, और पेरेंट्स इसको बड़ा लाइट ले लेते हैं बहुत सारे केसेस में, और उसके बाद फिर जब मामलात मजीद बिगड़ जाते हैं उस बच्चे को उस चीज़ की आदत भी हो जाती है और वो सवेर इस स्टैमरिंग का शिकार हो जाता है, फिर जाकर ट्रीटमेंट के बारे में सोचा जाता है। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है अर्ली डिटेक्शन भी और प्रिवेंशन भी? कोई भी मसला हो तो अर्ली डिटेक्शन हमेशा आपको फायदेमंद ही होगी।
हमारे यहाँ स्पीच से रिलेटेड एक आम रुझान, हम कहते हैं चलो अगर ये ऐसे बोल रहा है तो उसके वालिद भी ऐसे बोलते थे या इसकी फैमिली में पहले भी ऐसा, इसकी वजह से लोग बहुत देर से ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो अगर हम अर्ली इंटरवेंशन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 95% बच्चे 4 साल की उम्र से पहले ही स्टैमर करना स्टार्ट कर देते हैं। उस एज आप आइडेंटिफाई कर लें तो अर्ली इंटरवेंशन हमेशा पेरेंट गाइडेड होती है, हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं और पेरेंट्स का इसमें बहुत क्रूशियल रोल इसीलिए है, जो माएँ हैं उनका बहुत क्रूशियल रोल है। अगर वहां पे इसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं तो लेटर ऑन आपको बहुत दफा स्टैमरिंग बहुत बेहतर मिलती है, बहुत और जिंदगी गुजारना आपके लिए बिल्कुल आसान। हम ना बेसिक टिप भी कोई एक बता दें जो आप घर में प्रैक्टिस करके, अगर नहीं भी किसी पैथोलॉजिस्ट के पास या थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आप घर में वो प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि जो रीसेंट केस दैट केम अक्रॉस मी वो ये था कि जो बच्चे स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा देख रहे थे, खासकर जो 1 साल से 1.5 साल या 2 साल की उम्र में थे, वो बोलते थे पहले और उन्होंने उसके बाद बोलना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनको स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाना पड़ा, जो लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं उनके पास ले जाना पड़ा, और फिर उन्होंने जो है स्क्रीन्स बंद करवा के उनको बोलने के लिए प्रैक्टिस करवाई और ये कहा कि उनको किसी एक लैंग्वेज में जो है कम्युनिकेट किया जाए। तो ऐसी कोई टिप बताएं। जी बिल्कुल, जो भी आपने मसला बताया है ये एक एंटायरली मुख्तलिफ मसला है, दैट इज लैंग्वेज प्रॉब्लम। जो स्टैमरिंग है दैट इज अ स्पीच प्रॉब्लम। सो स्टैमरिंग के लिए एक छोटी सी टिप दे सकती हूँ, दैट इज रिलेटेड टू योर ब्रीदिंग। हमेशा याद रखिएगा स्टैमरिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं आपका ब्रेथ ग्रुप आपके पास इतना मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से आप बेहतर अंदाज में बात नहीं कर सक रहे होते। सो ब्रीदिंग के ऊपर काम करें, हमेशा आहिस्ता बात करें, और जैसे आप डीप ब्रीथ करते हैं और उसके बाद आप आहिस्ता बात करते हैं, आप बेहतर बोल सकेंगे। और जो डेवलपमेंटल स्टैमरिंग है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जितनी भी मदर इस वक्त हमें देख रही हैं कि जब भी बच्चा आपसे बात करने की कोशिश करे उसको तेज तेज बोलने का मत कहें। अगर खासतौर पर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है उसकी आई लेवल बात करें और उसको पूरी बात करने का मौका दें, सो यू विल सी कि इवेंचुअली चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। और अगर इससे थेरेपी की तरफ ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। आमना मलिक हमारे साथ मौजूद थी और हम बात कर थे कि हकलाने का जो मर्ज है वो लाहक क्यों होता है और अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आपका बच्चा आपको लगे कि एफर्ट कर रहा है बोलने के लिए, उसे दिक्कत का सामना है, तो आपको फौरी तौर पर इसके इलाज की तरफ जाना चाहिए और आपको स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए अपने बच्चे को, ताकि अर्ली एज में ही इस मर्ज का इलाज हो सके। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।